नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। CGPSC 2019 के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं और सफलता की कहानी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अमन लखीसरानी और आपको जो रैंक हासिल हुई है वो 30वीं रैंक हासिल हुई है और फाइनली आपको DSP मिला है। ढेर सारी शुभकामनाएं अमन को, और अमन से हम बातचीत शुरू करते हैं। अमन, सबसे पहले आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो प्लीज़ दर्शकों को बताएं आप। सर, फैमिली से हमारी 6 लोगों की एक न्यूक्लियर फैमिली है जी। पापा बिजनेसमैन है जी। और मम्मी हाउसवाइफ है। सर, एक बड़ा भाई है, वो कंपनी सेक्रेटरी है जी। और भाभी टीचर है जी। और एक छोटी बहन है सर जो MBA कर रही है। सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड में सर मैंने सर पहले BCom की डिग्री प्राप्त की थी जी। उसके बाद सर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स भी कंप्लीट किया था जी। और सर उसके बाद से मैं सिविल सर्विस की तैयारी में स्टार्ट की थी मैंने। और सर UPSC के भी सर मैंने 2 अटैम्प्ट दिए थे पहले 2018 और 2019 में। और सर उसके बाद से सर मैंने CGPSC की तरफ भी शिफ्ट किया था 2019 में। और सर ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। बहुत बढ़िया, फर्स्ट अटैम्प्ट में CGPSC क्रैक कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। अमन, क्या वजह थी कि फैमिली में अक्सर जो आपके समुदाय में अक्सर लोग बिज़नेस की ओर जाते हैं या फिर CA की ओर जाते हैं, सिविल सर्विसेज में कम ही लोगों को देखा है, बट ये अच्छा ट्रेंड है कि समुदाय आधारित चयन नहीं होना चाहिए, समुदाय आधारित कोई पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं लगा कि मेरे समुदाय के लोग ज़्यादातर बिज़नेस में जाते हैं या CA बनते हैं, तो मैं इधर सिविल सर्विसेज में आ रहा हूँ? थोड़ा सा मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था पहले से ही। बहुत बढ़िया। सिविल सर्विस में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए जी। वो सर आप सही कह रहे हैं, सिंधी कम्युनिटी ज़्यादा बिजनेस और इसमें है जी। बट सर मेरे को काफ़ी पर्सनल इंटरेस्ट था मेरा इस तरफ, तो सर मैंने पहले CA भी कंप्लीट किया। बट मुझे लगा सर अभी भी काफ़ी पढ़ाई बाकी है और काफ़ी जीवन भी बाकी है, बहुत बढ़िया, तो ट्राई किया जाए सिविल सर्विस। तो ये मोटिवेशन कहीं से कोई बात हुई थी या कभी किसी ब्यूरोक्रेट से मिले थे आप, क्या रहा? सर एक्चुअली मेरे कज़न भैया हैं बड़े मुझसे, वो DSP क्रैक किए थे CGPSC का। अच्छा। उनको भी सर काफ़ी मैं आइडियलाइज करता था उस समय भी। बहुत बढ़िया। उनकी पर्सनालिटी और जो चाहम रहता है सर सिविल सर्विस में, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव था उस समय से। अच्छा, वो DSP हैं? सब तो वो SP हो गए। अच्छा, SP हो गए, बहुत बढ़िया। तो फाइनली आप भी उन्हीं की राह पर DSP, आपको भी मिल गया पद। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई एक ऐसी बात होती है जहाँ पर कोई चीज़ क्लिक करती है और फिर आप आगे बढ़ते हैं और सफलता के जो दरवाजे हैं वो खुलते जाते हैं आपकी मेहनत के आधार पर। अमन, जब UPSC से CGPSC प्रिपेयर करने का आइडिया आया तो किन बातों में अंतर करना पड़ा आपको? क्योंकि UPSC में हम कॉन्सेप्चुअल राइटिंग की बात करते हैं, तो वो डिफरेंस कैसे कवर किया आपने? सर, पास्ट ईयर पेपर्स के को एनालिसिस करके मेरे को सर एक बात समझ में आ गई थी कि CGPSC का जो सर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक लिमिटेड दायरा है, वो एक बाउंड्री के अंदर सीमित है। UPSC तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और CGPSC का एक दायरा है, तो मुझे पता था कि मुझे इस बाउंड्री के अंदर ही खेलना है, इसके बाहर नहीं जाना है। बहुत बढ़िया। और सर मैंने वही सर कुछ कोचिंग गाइडेंस भी ली, कुछ पाथ आईएएस एकेडमी से सर मैंने लगातार टच में था जी। तो सर मुझे पता था कि सिलेबस लिमिटेड है, मुझे इसी को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है और थोड़ा सा सर शिफ्ट करना है फैक्चुअल बेस में। बहुत बढ़िया। कंसेप्चुअल साइड से मुझे फैक्चुअल साइड में आना है, वो सर धीरे धीरे तैयारी करते करते अपने आप हो गया। बहुत बढ़िया। दोस्तों, जो नए छात्र हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि PSC की जब हम बात करते हैं, खासकर CGPSC में, तो ऑब्वियसली फैक्ट्स का मिक्सचर होता है आपके आंसर्स में। कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता है, बट येस, आंसर राइटिंग में स्ट्रैटेजी आपको बदलनी होती है। आंसर राइटिंग को लेकर कुछ प्लानिंग किस तरह की आपकी रही? क्योंकि UPSC में अगेन हम शुरू कहीं से और करते हैं, एंड कहीं और होता है, तो यहाँ के जो आंसर्स की प्लानिंग है वो आपने उसको किस तरह से प्रैक्टिस किया? सर उसमें आई थिंक सर ट्रायल एंड मिस का मैंने एक सर स्टार्ट किया था कि मैंने स्टार्ट किया बिना कुछ सोचे कि चालू करते हैं लिखना जी। सर स्टार्ट किया, उसके बाद सर धीरे धीरे एनालिसिस करवाया टीचर से भी, सब टेस्ट सीरीज भी ली थी मैंने उसके लिए, मेंस के लिए, समाज से भी प्रॉपर फीडबैक आता रहा जी। सर कुछ दोस्तों का भी मैंने देखे आंसर, उनसे भी कंपेयर किया अपने आंसर्स कैसे हैं, और कुछ टॉपर्स के जो पास्ट ईयर पेपर के जो टॉपर्स रहे उनके भी आंसर्स एनालिसिस किए। सर धीरे धीरे वो स्ट्रेटेजाइज करते गया कि किस तरीके से CGPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किस तरीके से मुझे लिखना है। ओके। सब बेहतर होते होते फिर वो सर एक टाइम पे आके वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। बहुत बढ़िया। एग्ज़ाम हॉल में जब आप आंसर लिख रहे थे, उसके पहले ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि मैं बड़े क्वेश्चंस पहले कर लूँ फिर छोटे क्वेश्चंस बाद में करूँगा? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी एग्ज़ाम हॉल के अंदर? सर मैंने वही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी जो मैं टेस्ट सीरीज के टाइम पे फॉलो करता था। मैं कुछ नया ट्राई करने का नहीं सोचा वहाँ पर।
सर मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल थी, जो क्वेश्चन पहले आएगा उसको पहले ही करूँगा, बिकॉज सर आगे पीछे पेपर पलटने में, और अगर मैं पहले वो बड़े वाले करता हूँ बाद में छोटे वाले करता हूँ, कुछ मिस होने का चांस हो सकता है सर। ओके। तो सर आई वेंट विद द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, उसमें मैंने से कुछ फेरबदल नहीं किया। बहुत बढ़िया। और पूरे क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपने किया है तो मार्क्स भी अच्छे मिले हैं आपको। कभी ऐसा लगा कि टाइम कम पड़ रहा है, ऐसा कुछ हुआ, या क्वेश्चन छूटे होंगे आपके? नहीं सर, ऐसा कुछ मिस क्वेश्चन नहीं हुए सर, कुछ मैंने सर हड़बड़ी कर दी पढ़ने में। जैसे कि सर एक क्वेश्चन था कि हाउ डिड बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर। ओके। सो मैंने उसको पढ़ लिया, हाउ डिड ब्रिटिश ओके इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर। ओके। सो वो 15 नंबर का क्वेश्चन था। जी, जी। आई थिंक आई वुड हैव गॉट 0 इन दैट ओके क्वेश्चन। ओके ओके। सो वो उसकी वजह से कुछ मार्क्स टोटल में कम आए। जी सर। आप सभी को बता दूं कि अमन को सिर्फ एक ही पेपर में 100 से नीचे मार्क्स हैं, अदरवाइज़ सब में 100 अबव आए हैं। अभी बात करेंगे हम मार्क्स के बारे में। दोस्तों देखिए, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो डूज़ एंड डोंट्स जो हम कहते हैं ना अक्सर, तो डोंट्स पर आपको फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये आपको वही बता सकता है जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर से होकर आया है और जिसने फील किया कि ये मुझसे गलती हुई। सो देखिए शब्दों का कितना फ़र्क पड़ गया। आई मीन आपने एक वर्ड मिस किया और वो 15 मार्क्स आपके चले गए, एंड दैट वाज आई मीन ब्लंडर फॉर योरसेल्फ। जब ऐसा होता है कि 15 मार्क्स आप लूज़ कर रहे हैं तो आप देखिए सीधे सीधे रैंक आपके नीचे आ गए। एक सिंपल फार्मूला अमन जो मुझे अक्सर लगता है कि आप 50% स्कोर कर रहे हैं, इट मीन्स 100 मिनिमम, और उसके बाद एडिशनल मार्क्स आपको जितने चाहिए उतने आप लगाते जाइए, उसके हिसाब से रैंक आपकी तय होगी। और यही तो अमन, एक बार पेपर के मार्क्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पेपर 1 से लेकर 7 तक बताइए ना, आपके मार्क्स कैसे कैसे आए? सर पेपर 1 में 113 जी, पेपर 2 में 134, पेपर 3 में 83, 4 में 135, पेपर 5 में सर 115, 6 में 117 एंड पेपर 7 103। ओके। एंड व्हाट वाज योर मार्क्स इन इंटरव्यू? 110। 110। सोचिए दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब सभी में नंबर 110 प्लस लगभग दिखाई दे रहे हैं। एक पेपर आपको परेशान कर गया, एक क्वेश्चन परेशान कर गया, अदरवाइज वहाँ पर भी बेहतर मार्क्स आ सकते थे। तो इसलिए जब आप सभी लोग जितने भी नए स्टूडेंट सुन रहे हैं हम सभी को, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लानिंग करें। ये स्ट्रैटेजी कैसे थी? आई मीन नोट्स बनाए आपने, कुछ शॉर्टकट्स अपनाए होंगे कि हाँ ये रिवीजन कर लेना है, या सिनॉप्सिस बनाए, क्या आपकी प्लानिंग थी एग्ज़ाम के पहले? सर सबसे पहले मैंने अपना मटेरियल फिक्स कर लिया जी, उसके बाहर मुझे नहीं जाना है। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर उसका लगातार रिवीजन किया, और सर एक पैराग्राफ है तो उसमें मैंने हाईलाइट कर दी है। अच्छा। नोट मेकिंग सर मुझे इतना प्रेफर नहीं करता नोट मेकिंग को, बट सर कंसाइज मैंने बहुत कर लिया था, बहुत हाईलाइट करके कि मुझे यही पढ़ना है। जी हाँ सर, एग्जैक्टली। पॉइंट मार्क कर लिए कि दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2nd पॉइंट, दिस इज 3 पॉइंट। अगर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, मैं अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो 4 पॉइंट डाल दूंगा, छोटा क्वेश्चन होगा तो 2 पॉइंट डाल दूंगा, बहुत बढ़िया। बट डालूंगा मैं इसी के अंदर से ही, और कुछ अगर करंट से लिंक कर पाया तो उसको भी कर दूंगा। तो सर मैंने नोट मेकिंग अलग से कुछ नहीं की थी, बट जो मेरे पास जो मटेरियल था मैंने उसमें पूरा एडिटिंग कर करके उसको काफ़ी छोटा कर दिया था। ये भी एक तरीका है दोस्तों। देखिए आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे थे अमन, और अचानक सीजीपीएससी में जंप करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीधे डीएसपी निकाल लेते हैं। ये कैसे हासिल हुआ? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क नहीं किया। तो कई बार हम लोग भी कहते हैं, बीइंग अ टीचर हम एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 साल आपको लगाना चाहिए। हाँ, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अमन पहले ही उन्होंने बेसिक क्लियर कर लिया था। आई होप आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ ली होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इंडियन जीएस का जो पोर्शन है उन्होंने पहले ही किया था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अमन का जो 1 साल है वो मत देखिए, आप ये देखिए पहले से उन्होंने प्रिपेयर किया था, लेकिन टू द पॉइंट प्रिपेयर किया, और बहुत ज़्यादा रिसर्च पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। जो काम की चीज़ थी उसमें अंडरलाइन किया, पैराग्राफ बनाया, और यही मुझे लिखना है, ये फिक्स करके आगे बढ़े। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बीच बीच में आपको हाईलाइट कराता रहूँगा। अमन, ऐसे के लिए क्या स्पेशल प्लानिंग हुई है हमारी? ऐसे को लेकर किस तरह की, बिकॉज यूपीएससी अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे राइटिंग, यहाँ डिफरेंट काइंड, कैसे प्लान किया आपने? सर ऐसे में सर सबसे पहले तो मैंने सर जो लास्ट के कुछ सालों से टॉपिक्स पूछे जा रहे थे मैंने उनका एनालिसिस किया। समझ में आ रहा था कि सर एक ट्रेंड है, एक सोशल सेक्टर हो गया, इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, सर मैंने डिवाइड कर लिया सेक्टर्स को। बहुत बढ़िया। और जो सर जो हॉट टॉपिक्स है जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं, जैसे सर वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, शेड्यूल ट्राइब के लिए डेवलपमेंट हो गया, इनके लिए तो सर मैंने पहले से एक स्टैंडर्ड ऐसे बना के चला था। बहुत बढ़िया। कि अगर स्पेसिफिक कुछ अगर पूछेंगे नहीं, तो अगर जनरल पूछेंगे तो मैं इसमें से काफ़ी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकता हूँ, उसकी स्कीम्स, उसके गवर्नमेंट के एफर्ट्स, चैलेंजेस क्या क्या हैं और वे फॉरवर्ड। ऐसे करते करते सर मैंने कुछ 50 टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बना के चला था, और सर एग्जाम में दो ऐसे तो उसी में से आ गए थे फ्रॉम सीजी पार्ट। और इंडियन पार्ट के लिए सर मैंने सर एक
ओवरऑल सिनॉप्सिस तैयार कर लिया था, क्योंकि उसमें आप स्पेसिफिक तैयार नहीं कर सकते, काफ़ी ठीक बात है, वास्ट वास्ट एरिया। उसके लिए भी सर मैंने स्टैटिस्टिक्स को काफ़ी नोट करके रखा था। कहीं भी न्यूज़पेपर पढ़ता था या कहीं भी मैगजीन पढ़ता था, मुझे दिखता था एनसीआरबी का डेटा है या फिर एनएसओ का डेटा है, वो डेटा सर आपको कहीं एक जगह पे नहीं मिलेगा कंपाइल। ठीक कह रहे तो हैं। मैंने खुद का डेटा नोट कर लिया। मैं पता था सर ऐसे में आप ज़्यादा बात करने की जगह अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे पॉइंट्स पे कि ये ऐसा ऐसा बताने की जगह, इंस्टेड ऑफ सर सेइंग कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, आई कुड से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 7% है, पर सीएमआई बिल्कुल ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो सर स्टैटिस्टिक्स को मैंने एक बार कवर कर लिया, और सर कोट्स को मैंने काफ़ी फोकस किया, जैसे जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इनके मैंने सर पहले से कोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। ओके, ये हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और सर बाकी सर वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि किस तरीके का ऐसे है। और सर आई थिंक इंडियन ऐसे जो ज़्यादा होते हैं वो करंट से टॉपिक लिंक्स होते हैं, बहुत बढ़िया। तो न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहो, सर समझ में आ जाता है न्यूज़पेपर में भी जो बार बार हाईलाइट हो रहा है वो आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी वो काफ़ी न्यूज़ में था, और वो ऐसे में भी आया सर आ इस गया, बार। आ गया। तो वो आप करंट अफेयर से भी आप लिंक कर सकते हैं कि जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो दोस्तों अब इस बातचीत का क्रक्स फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे राइटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट सीजीपीएससी के लिए कि फैक्ट्स पर कमांड आपकी कैसी है। और जैसा अमन ने कहा, आपने सुना कि स्टैटिस्टिक्स आई मीन उससे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, यदि वो अखबारों में पढ़ते पढ़ते आपको मिल रहे हैं, जैसे अभी पिछले हफ्ते 15 दिन से अखबारों में हम क्या पढ़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बेसिकली क्राइम रेट बढ़ गया है। सो क्राइम रेट बढ़ा है तो उसके डेटा भी आ रहे हैं अखबारों में, तो वो आपने कहीं पर नोट कर लिया उसको। इस तरह से आप एक सेपरेट कॉपी बना सकते हैं जो ऐसे में मे बी आंसर्स में, बड़े आंसर्स में भी आपको हेल्प कर जाए। एग्ज़ाम हॉल में जब ऐसे राइटिंग की हम प्लानिंग करते हैं तो 4 ऐसे हैं, 45 मिनट्स अप्रॉक्स मिलता है। आपने उसको पहले ही ब्रेक कर रखा था कि 45 मिनट्स में ही फिनिश करना है, और क्या हम कॉपी लिखने के पहले, आंसर लिखने के पहले हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया ऐसे में, आपने क्या किया? सर आई थिंक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऐसे का, क्योंकि सर अब जब आप लिखने जाएंगे तो आपको उतना समय नहीं मिलता कि किस तरीके से आप प्लान करें। एक बार स्टार्ट हो गया तो सर आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते, वो रिदम टूट जाएगा तो वो ऐसे पढ़ने वाले को मज़ा नहीं आएगा। इसलिए स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऐसे लिखने का। सर मैंने वही टाइम को डिवाइड कर दिया था 45 मिनट्स के स्लॉट में। और सर मैंने स्पेसिफिकली पहले 10 मिनट ऐसे के स्ट्रक्चरिंग के लिए दिए थे। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वो एक स्टैंडर्ड टॉपिक रहता है, वो उसमें डाल लिया था मैंने। 10 मिनट के अंदर सर ऐसे कंप्लीट हो जाता है ऊपर से सर, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ कॉपी करना है, और वो अपने आप वो फ्लो में थॉट्स आते रहते हैं माइंड में, अच्छा अगला क्या लिखना, अगला क्या लिखना है। बट स्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे के लिए। बहुत बढ़िया। ऐसे राइटिंग में हमने क्या टेबल, ग्राफ और कुछ भी इस्तेमाल किया, या लाइक मैप वगैरह कुछ बनाया आपने, ज़रूरत पड़ी ऐसी? सर आई थिंक सर ऐसे एक डिफरेंट है जीएस पेपर से, उसको थोड़ा डिफरेंटली लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सर मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग थी इसमें, मैंने ज़्यादा टेबल्स और ग्राफ्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं किए थे। सर मेरे लिए ऐसे थोड़ा सा एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप दिखता है, जो स्टार्ट होता है जैसे एक पेपर का एडिटोरियल होता है, वो स्टार्ट होता है, वो स्मूथली खत्म हो जाता है, उसमें ना कोई ग्राफ्स होते हैं ना कुछ होते हैं। ठीक है। सब मैंने तो ज़्यादा ग्राफ्स और टेबल्स वगैरह यूज़ नहीं किए, इस्तेमाल नहीं किया। नहीं सर। ठीक है। अगर सर कोई करता है तो आई थिंक हाँ, ऑब्वियसली आई मीन अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है ऑब्वियसली। इसमें एक चीज़ और बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल रहता है कि सर हम ऐसे पॉइंट में लिखें, पैराग्राफ लिखें, हालांकि आपने बता दिया, फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार आपके कमेंट हो उस पर। सर एक ऐसे को पैराग्राफ में तोड़ सकते हो आप, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। जैसे कि चैलेंजेस पे बात कर रहे हो तो चैलेंजेस को तोड़ सकते हो, बट मैंने पॉइंट सिस्टम यूज नहीं किया सर ऐसे में। सर मैंने 5-5 लाइन के पैराग्राफ में स्टार्ट करी। बहुत बढ़िया। कि मैं एक पॉइंट को मैं पॉइंट नंबर डाल के नहीं लिखूंगा, एक पॉइंट में बात करूंगा, लेकिन वो 4-5 लाइन के अंदर मैं उस पॉइंट को फिनिश करके जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उस पर शिफ्ट कर जाऊंगा। बहुत बढ़िया। पैराग्राफ अप्रोच रखा मैंने सर, लेकिन पॉइंट सिस्टम यूज नहीं किया। ठीक है। बट था वो पॉइंट्स एक्चुअली, बट वो दिखा नहीं, पढ़ने में वो लगेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। दोस्तों देखिए, जितने भी यूपीएससी प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स होंगे उनके अंदर ये हैबिट होती है, बिकॉज हाँ ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी सबकी अपनी अपनी है, लेकिन आपको ये देखना है अल्टीमेटली आपको मार्क्स मिल रहे हैं। स्ट्रैटेजी का मैटर आपके और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट पास हो गए हैं उन सब की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। जैसे आप टॉपर की बात सुनेंगे तो ज़्यादातर उन्होंने पॉइंट फोकस किया, अभी आप अमन की बात सुन रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी। आपको ये देखना है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में उस वक्त रिकॉल क्या करता है। यदि आपको लगता है कि आप पैराग्राफ में लिखकर कंफर्ट हैं तो आप वैसा कीजिए, आपको लगता है कि पॉइंट वाइज आपको रिकॉल हो रहा है तो देन गो हेड, सोचना नहीं, बिकॉज एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने से अच्छा है उसको लिख तो दीजिए कम से कम, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए।
इसके अलावा एक और चीज़ कि जब हम लिख रहे हैं तो उस वक्त क्या हमने डबल लाइन, अंडरलाइन ऐसा कुछ किया, क्योंकि वो भी सवाल इनके होते हैं बच्चों के। नहीं सर, बिल्कुल आपको अगर आप कुछ चाहते हैं कि वो चेकर जो है आपको नोट करे उस चीज़ को, उसको ध्यान दे वो, तो सर अंडरलाइन करना ज़रूरी है और डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वो हाईलाइट होता है अलग से कि आप ये बात तो जानते ही हैं, तो आपको दिखाना भी है एग्जामिनर को कि आप वो जो बात जानते हैं जी। तो आई थिंक सर हाईलाइट करना और वो सेम पेन से ही किया होगा आपने? करते करते सर मैंने सेम पेन ही यूज़ किया था। ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपके सवाल होते हैं कि सर हम कलर पेन लेकर जाएं या नहीं, तो CGPSC अलाउ नहीं करती है आपको मल्टीपल कलर्स। सो बेटर है जिससे लिख रहे हैं इससे स्पीड भी आपकी बनी रहेगी और सो दैट आप कंफर्ट जोन पर आप उसको फिनिश भी कर सके, बिकॉज यू विल गेटिंग 3 आवर्स ओनली, तो 3 आवर्स में 4 एसेज लिखने हैं। ओके, इसके अलावा करंट अफेयर्स की प्लानिंग आपकी कैसी थी? बिकॉज UPSC में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ये सब हम पढ़ते रहते हैं, यहाँ के लिए क्या प्लान किया आपने? सर करंट अफेयर्स के लिए एक तो मैंने सर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था, दैनिक भास्कर। उसमें सर अगर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगती थी उसको मैं कॉपी कर लेता था अपनी नोट्स में। और सर इसके अलावा सर मैं वीकली कोई भी एक कोचिंग क्लास का कोई भी आप जैसे वीकली करंट अफेयर्स, तो सर मैंने भी किसी करंट अफेयर से जुड़ गया था, वीकली उनके लेक्चर्स देखता था, उसको अपने नोट कर लेता था और उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहता था। बहुत बढ़िया। CGPSC में सर करंट अफेयर्स को टैकल करना काफ़ी ईजी है UPSC कंपैरिजन में। बहुत बढ़िया। उसका एक लिमिटेड स्ट्रक्चर है और इसको सर वो डायरेक्ट नहीं पूछते हैं आपको, अगर आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है तो दैट इज अ प्लस पॉइंट, दैट्स अ वैल्यू एडिशन। वो आपने किया है? जी सर, मैंने काफ़ी किया, जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि कोई एग्जांपल किसी पेपर का कोई क्वेश्चन लेकर हम एग्जांपल बता सकें? जैसे सर नाटो का एक क्वेश्चन आया था। अच्छा। तो सर उसमें अभी वो न्यूज़ में चल रहा था टर्की और US के बीच में वो काफ़ी इशू चल रहा था। बिल्कुल। तो सर मैंने उसको वहाँ डाल दिया कि अभी दिस वाज रिसेंटली इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ द US एंड टर्की इशू। तो सर ऐसे से हल्के हल्के वैल्यूडेशन करेंगे तो सर एग्जामिनर को भी, क्योंकि सब स्टैंडर्ड टॉपिक हर कोई लिख रहा है, ठीक कह रहे हैं, अगर आपको अबव एवरेज मार्क्स अटेंड करने हैं तो कुछ तो आपको अलग करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। पेपर 7 बेसिकली मैं जब से ये सिलेबस अपडेट हुआ मैं यही देख रहा हूँ कि वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया। उसको लेकर कोई सेपरेट प्लानिंग किया था आपने? सर पेपर 7 सर मुझे लगता है कि जो UPSC के बैकग्राउंड से है उसके लिए वो काफ़ी इजी हो जाता है। इजी हो जाता है यार, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था। जी सर, आयर पढ़ रखा था सर, मैं डेली हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में फॉलो करते रहता था डेली। और सर मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स से लिंक होते हैं, जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं। तो आई थिंक सर अगर किसी को कोई UPSC बैकग्राउंड से नहीं है तो आई गेस पेपर 7 के लिए सर ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और सर जो इसके अलावा सर जो लॉ वाले पार्ट है उसके लिए तो स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, उसके लिए कुछ अलग से करने नहीं। पेपर 7 का जो पार्ट 3 अमन, वो ज़्यादातर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसा है, जहाँ पर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसको लेकर आंसर राइटिंग में अप्रोच क्या थी आपकी? स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पूछा है वही लिख दिया? सर मैंने हर एक इंस्टीट्यूट के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हर एक के 5-5 पॉइंट तैयार कर लिए थे। उनको एस्टैब्लिशमेंट दिया, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है और मेन फंक्शंस क्या है, वो 5 फंक्शंस उसके डिसाइड कर लिए थे। सो मुझे पता था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं इन्हीं में से आएंगे, जो भी न्यूज़ में रहते हैं इंस्टीट्यूट्स या जो भी हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको डिवाइड करके जी। सो वो 5 पॉइंट्स मैंने तैयार कर लिए थे हर फंक्शंस के, एस्टैब्लिशमेंट एंड हेडक्वार्टर। सर जो भी क्वेश्चन आएगा मुझे पता था कि इसमें से मैं उसको फीड कर सकता हूँ डेटा को। बहुत बढ़िया। तो सर मैंने वो अपना लिमिटेड कर लिया था सोर्स। बहुत बढ़िया। और सर उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे। जी जी। जितने भी नए स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी शुरू कर दी है आपने, तो पेपर 7 को लेकर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए वो पेपर आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है। अदरवाइज़ स्पोर्ट्स जैसा जो करंट अफेयर्स पढ़ रहा होगा वो स्पोर्ट्स को भी इजीली आप बना लेंगे, बिकॉज बहुत कुछ नहीं पूछा जा रहा है स्पोर्ट्स में। टर्मिनोलॉजीज़ पूछा गया है, खेल के स्पोर्ट्स के रूल्स पूछे गए हैं, दैट्स इट। सो दोस्तों उस पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके अलावा सोशियोलॉजी, फ़िलासफ़ी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शनल क्या है UPSC में? तो कॉमर्स एंड अकाउंट्स। कॉमर्स एंड अकाउंट्स। तो इसका मतलब ये तीनों आपको नए सिरे से पढ़ना होगा। इसके लिए कोई अलग स्ट्रैटेजी अपनाई आपने? सर अगेन सर मैंने पास्ट ईयर पेपर्स देखे थे इसके। ओके। और ये पेपर थोड़े से हटके हैं आपके स्टैंडर्ड GS पेपर से। तो सर इसमें मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि ये एक बार में तो समझ में आता नहीं है सर क्या है। तो सर मैं उसको बार बार उसको पढ़ा, यूट्यूब पे सर जितने भी वीडियोस मिले उस फिलोसोफर के, वो बोलना क्या चाह रहा है। बहुत बढ़िया। क्योंकि सर अगर समझ में आ गया तो फिर लिखना आसान होता है। अगर बिना समझे मैं बिना समझे लिखूंगा तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ घुमा रहा है इसको,
आता नहीं। आता तो मैंने सर कंसेप्ट समझने की स्टार्ट की, जैसे डेस्कार्ट का था कि आई थिंक देयरफॉर आई I think एम, yes, कॉग्निटो एर्गो सम। तो मैंने यूट्यूब पे देख लिया उनकी वो क्या बोलने चाह रहे हैं, उनका मतलब क्या है। एक बार मतलब समझ में आ गया सर, उसको मैंने फिर एक स्टैंडर्ड कोई क्लास मटेरियल जो बुक थी मैं रेफर कर रहा था जिस बुक को, उसमें से मैं समझ में आ गया सर। उसके बाद मैंने उसको पॉइंट डाउन कर लिया, उसमें पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए बहुत कि बढ़िया, अगर ये फिलोसोफर का पूछेगा तो मैं ये पॉइंट डालूंगा और मेरे को उसका मतलब भी मालूम है, तो आई कैन बेटर एक्सप्लेन इट। बहुत बढ़िया। और सर सोशियोलॉजी के लिए भी कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी क्या है और वो डिफरेंट कैसे कम्युनिटी क्या है। एक बार कंसेप्ट को समझना बहुत ईजी ज़रूरी है, वो समझ में आ जाते हैं तो फिर आप आराम से लिख सकते हैं सर उसको। बहुत बढ़िया। ओवरऑल दोस्तों देखिए, ये तीनों पेपर जो हैं, तीनों सब्जेक्ट जो हैं, एक तो पेपर 3 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा और पेपर 6 में फ़िलासफ़ी एंड आपका सोशियोलॉजी। तो ये ऑप्शनल में इस्तेमाल होने वाले सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी में खासकर। तो ऑप्शनल से लगभग मान के चलिए 5 to 10% क्वांटिटी है सिलेबस की, तो वो उतना उठाकर इन्होंने लिया है यहाँ पर। बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा और स्ट्रैटेजी आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। अमन, लैंग्वेज आपके लिए भी नया रहा, क्योंकि यूपीएससी में इतना हम इस तरह से इतना डिटेल नहीं पढ़ते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ी आप शायद बोलते भी कम होंगे, है ना? तो कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते हैं या देर से समझ में आती है उनको छत्तीसगढ़ी, बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए आपने कैसे हैंडल किया उसको? सर मेरे लिए छत्तीसगढ़ी और हिंदी काफ़ी समान हो गया था, क्योंकि मेरे दोनों में सर बहुत कम पकड़ है। हाँ। सर मैंने छत्तीसगढ़ को एक सिंपल लैंग्वेज की तरह ही लिया। मुझे पता था सर क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। विनय पाठक जी की सर जो बुक होती है हाँ। उसको मैंने सर अच्छे से कर लिया, उसको 2-3 बार रिवीजन कर लिया उसका। और सर मतलब सर अगर आप उस बुक से बाहर से मुझे कुछ भी पूछेंगे तो सर मुझे नहीं आएगा, लेकिन सर उस बुक के अंदर से कुछ भी पूछोगे सर मुझे सब पता है छत्तीसगढ़ी को क्या क्या किसको क्या बोलते हैं। तो मेरी जो नॉलेज है छत्तीसगढ़ी की सर वो उस बुक के अंदर तक सीमित है। बहुत बढ़िया। जो कि सर मुझे लगता है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे यहाँ पे छत्तीसगढ़ी के बारे में कोई साहित्य तो लिखना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सर उस बुक को एक लैंग्वेज की तरह पढ़ा और सर वो आराम से टैकल किया जा सकता है। आपको 2-3 बार रिविजन करना है उसका, जो भी हिंदी ट्रांसलेशन छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेशन उसमें दिया हुआ है, और वो इजीली टैकल हो सकता है वो उसमें। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिए लैंग्वेज तो है, आपको 3 लैंग्वेजेस उसमें तैयार करना पड़ता है और डेफिनेटली छत्तीसगढ़ी 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स। हिंदी के लिए भी कुछ अलग से आपने काम किया था, बिकॉज उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, 100 मार्क्स हैं, तो उसके लिए कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी आपकी? नहीं सर, उसमें मैंने एक स्टैंडर्ड बुक ली थी हिंदी के लिए, और सर उसमें अगर आप देखेंगे तो जो पर्यायवाची या फिर जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, इसको लर्न करने में ज़्यादा टाइम जाता है और इसमें मार्क्स कम होते हैं। ठीक कह रहे हैं। बट इंस्टेड अगर आप वो संक्षिप्त वर्णन या कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करेंगे तो वो काफ़ी, या फिर ऐसे पत्र लेखन जो होता है, ठीक बात है, वो उस पर सर कम टाइम जाता है और मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो सर मैंने वही किया था, ज़्यादा फोकस उस पर रखा था। ओके। और सर वो समझ में आ जाएगा, 4 क्वेश्चन आएंगे सर, 3 तो उसमें से आ ही जाएंगे जो भी आपके प्राइवेट या जो भी है। और सर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि हिंदी को कभी भी 100% करने का ट्राई मत करना, क्योंकि विलोम शब्द कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। अगर आप 1500 करोगे तो वो 1501 वहाँ पूछ लेगा जो आपको नहीं आता है। तो उसलिए अगर आपने जितना किया कंफर्टेबल रहिए, उसमें से 4 में से 3 तो 2 तो बन ही जाएंगे। तो अगर आपने 100 विलोम शब्द किए हैं तो 100 पे ही फोकस करो, 100, 150, 200, 300 मत करने जाओ, क्योंकि फिर आपको वो भी नहीं आएंगे 4 में से। ठीक कह रहे हैं। तो सिलेबस को लिमिटेड करके उसी का रिवीजन कीजिए बार बार, और वो टैकल किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब अमन से हम प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप प्रीलिम्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, और एक अप्रोच जिसकी बात पाथाईस एकेडमी शुरू से करता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। हालांकि अमन ऑलरेडी यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, सो इंटीग्रेटेड अप्रोच की पढ़ाई उन्होंने कर रखी है। फिर भी अमन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सब प्री पहले पढ़ें, मेंस पहले पढ़ें, लाइक दैट। आप एक बार कुछ बोलें इसके बारे में, कमेंट करें। सर पर्सनली तो सर जब मैंने स्टार्ट किया था CGPSC तो मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मैंने प्री से स्टार्ट किया था। बट आई थिंक सर आइडियल अप्रोच होना चाहिए स्टार्ट विद द मेंस, क्योंकि अगर आप मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो प्री इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ इट, तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो आप सब आई थिंक मेंस के लिए पहले स्टार्ट करना चाहिए। एक बार मेंस की रीडिंग कंप्लीट हो जाए, एक बार मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, देन यू कैन फोकस ऑन द प्रीलिम्स। वेरी गुड। सो अगेन उस वक्त आपने क्वेश्चन एनालाइज किया और उसके लिए कुछ प्लानिंग की, क्या किया आपने प्रीलिम्स के लिए? सर प्रीलिम स्पेसिफिक सर मैंने 2 महीना आखिरी के डेडिकेट उसको सिर्फ उसी को फोकस किया। और सर मैं पास्ट ईयर पेपर्स देख रहा था किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स थी सर उसको दिया। और प्रीलिम्स के लिए सर आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा दें, क्योंकि आपको पता लगेगा कि कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, व्हाट इज़ योर एक्यूरेसी परसेंटेज।
किसी दूसरे से आप नहीं पूछ सकते कि आप कितना अटेम्प्ट करिए या कितना किए, वो पेपर देख के और आपको अपनी एक्यूरेसी पे विश्वास होना चाहिए कि मैं इतना एक्यूरेट कर रहा बहुत हूँ। बढ़िया। तो उस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने के लिए भी करना चाहिए। और सर करंट अफेयर्स के लिए एक ईयरली मैगजीन्स आती हैं, उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और प्रीलिम्स सर बहुत फैक्चुअल है, सो आई थिंक सर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होना चाहिए उस चीज़ का। एक बार दो बार नाम पढ़ के समझ याद नहीं रहता है ठीक कह रहे हैं, कि ठीक किसको है। नोबेल प्राइज़ मिला है या किसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। बट अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो सर प्रीलिम्स में सिर्फ स्टैंडर्ड बुक और 2 मैगजीन फॉर छत्तीसगढ़ी जी। फॉर छत्तीसगढ़ सिलेबस, तो सर उसी का बार बार रिवीजन करके वो कर सकते हैं। एंड टेस्ट सीरीज पे फोकस करना चाहिए। बहुत बढ़िया। डेली का शेड्यूल क्या रहता रहा होगा आपका? लाइक टाइम पीरियड को आपने डिवाइड कर लिया था कि 2 घंटे न्यूज़पेपर देना है, 2 घंटे आंसर राइटिंग करना है, क्या रहा आपका शेड्यूल? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम दूसरे का शेड्यूल तो पूछें। सर शेड्यूल काफ़ी सिंपल रखा था मैंने। मॉर्निंग स्टार्ट होती थी न्यूज़पेपर से, एक इंडियन न्यूज़पेपर था और एक दैनिक भास्कर को मैं रीड कर लेता था। सबसे स्टार्ट इसमें सर 1-2 घंटे चले जाते थे न्यूज़पेपर करने में। उसके बाद सर मैं 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेता था टाइम को। उसमें सर स्टैंडर्ड बुक्स ही ज़्यादा पढ़ता था। बीच में सर अगर बोर लगता था तो टेस्ट सीरीज उठा लिए, ओके, या कुछ न्यूज़ देख लिया, बहुत बढ़िया। डिबेट देख लिया। सर वो भी बीच में टाइम फिल हो जाता था। और सर सेकंड हाफ में भी कोई स्टैंडर्ड बुक्स को लेके वैसे डिवाइड हो जाता था। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपका अपना शेड्यूल तो होना चाहिए। अगेन टॉपर हो या कोई भी व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है इस फील्ड में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका अपना शेड्यूल क्या है और उसको कैसे आप मैनेज करें। क्योंकि देखिए, सुबह उठने के बाद से लेकर रात तक, क्योंकि कई लोग आपके सवाल होते हैं कि सर 10 आवर्स पढ़ें, 12 आवर्स पढ़ें, दैट डिपेंड्स प्रिपरेशन के टाइम पर। अमन, क्या इसमें स्ट्रैटेजी आपने अपनाई कि एग्ज़ाम के टाइम पर आवर्स आपके बढ़ गए होंगे नेचुरली? जी सर, आई थिंक क्वांटिटी पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। सर आई थिंक द बिगेस्ट जो पॉइंट होता है फॉर क्रैकिंग सिविल सर्विसेज, आई थिंक दैट इज कंसिस्टेंसी। 6 घंटा या 8 घंटा सर वो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। बट आई थिंक कंसिस्टेंसी ज़्यादा होनी चाहिए सर। वो डेली पढ़ना है 6 घंटा 8 घंटा, वो डिसाइड कर लो पहले से आपकी जितनी कैपेसिटी है। बट डेली पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। हफ्ते में 6 दिन, एक दिन ब्रेक ले सकते हैं हफ्ते में। आई थिंक क्वांटिटी सर इतना मैटर नहीं करता है। 10 घंटा 12 घंटा से वो ह्यूमन इतना एंड्योर नहीं कर सकता लंबे टाइम तक। तो घंटे कम रखें लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं। ओके, वो बैलेंस करके चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। दोस्तों, कंसिस्टेंसी शब्द बार बार इस्तेमाल होगा इस पूरे CGPSC और UPSC के प्रिपरेशन में, तो उस शब्द को समझ ही लीजिए और बेहतर है उससे दोस्ती कर लीजिए। बिकॉज कंसिस्टेंसी वाकई मूल मंत्र है इस एग्जामिनेशन में। रिवीजन को कैसे प्लान करते थे अमन? लाइक हफ्ते भर पढ़ा फिर उसको रिवीजन करना है या पर डे रिवाइज करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? सर ज़्यादातर मैंने सर मंथ टू मंथ का रखा था सर। ओके, 15 डेज या 30 दिन के अंदर मैं उसको एक बार रिवाइज कर लेता था। स्पेशली करंट अफेयर्स, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक से बार बार रिवाइज हो जाती हैं इजीली। करंट अफेयर्स को थोड़ा सा एक बार अलग से आपको फोकस रखना पड़ता है। तो सर जितने महीने के करंट अफेयर्स जो मैंने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखे थे, मैं उनका महीने में एक बार रिवीजन कर लेता था। और सर मेरा वही स्ट्रेटेजी रहा था कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करूं, फिर रिवीजन, फिर रिवीजन, फिर रिवीजन। ओके, तो सर जैसे वो एंटरटेनमेंट है, वैसे सर सिविल सर्विसेज का सर ब्रह्मास्त्र रिवीजन ही है। रिवीजन एक बार पढ़ के सर आपको याद नहीं रहती है चीज़ें। और 3 घंटे के अंदर आपको इतने सारे वर्ड्स लिखने हैं, वो अब बिना रिवीजन के नहीं कर पाएंगे। तो सर सबसे पहले मैंने यही फोकस रखा कि सिलेबस कंप्लीट हो जी, एंड देन आई फोकस ऑन रिवीजन। ओके, इस पूरे एपिसोड में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था कि ये बहुत परेशान करता है? सर पर्सनली सर मेरे लिए लैंग्वेज बहुत टफ था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे छत्तीसगढ़ी नहीं हिंदी से भी टैकल करना था। दोनों में सर वो काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो सर मेरा आई थिंक 7 पेपर का करेंगे तो उसमें 30% टाइम से मैंने सिर्फ लैंग्वेज को डेडिकेट किया था। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर उसमें मेरा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा था। और सर मुझे लगा भी नहीं था कि छत्तीसगढ़ी में कर भी पाऊंगा। बट आई थिंक 113 सर इट्स अ गुड स्कोर। या इट्स अ गुड स्कोर। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम जब हम दे रहे हैं तो वो जो 2 घंटे मिलते हैं मेंस के बीच में, उस टाइम पर कोई रिवीजन की स्ट्रैटेजी थी या लाइक रिलैक्स किया कि भाई आंसर दे दिया, 3 आवर्स का लिखा है मैंने, अगले 3 आवर्स के लिए प्रिपेयर होना है, तो उस बीच में कोई रिवीजन की स्ट्रैटेजी रही आपकी? शायद वो 2 घंटे में एक तो पिछला पेपर दिमाग में चलते रहता है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये क्वेश्चन का आंसर क्या था, और आपको 2 घंटे में अगला पेपर भी देना है। बिल्कुल ठीक।
तो आई थिंक सर रिलैक्स ज़्यादा करना चाहिए उसमें, क्योंकि आप रिवाइज तो कर नहीं पाएंगे कुछ भी 2 घंटे में सर, इट्स इम्पॉसिबल। 2 घंटे भी नहीं होते हैं सर, क्योंकि आपको वापस जाना है सेंटर में, ठीक बात है, 1.5 घंटा ही मिलता है सर ठीक बात इफेक्टिवली। है। तो आई थिंक सर उसमें रिलैक्स करना चाहिए, एक लंबी सांसें लिए, थोड़ा सा कुछ चाय कॉफ़ी चाय पिए कॉफी obviously। आराम से, हल्का लाइट स्नैक्स हो गया उसमें। आई थिंक सर उसमें काम रखना चाहिए, हम्म। क्योंकि अगर आप रिवीजन भी करने जाएंगे तो आपको लगेगा अरे मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। ठीक कह रहे हैं। एग्जाम टाइम पे सर वो दिमाग में चलते रहता है, बहुत आपको बढ़िया। आता है, आप ट्रस्ट कीजिए अपने आप को, आपने बहुत मेहनत की है, आपको सब आता है अंदर में, और वो एग्जाम के अंदर जाने के बाद आपको सब याद भी आ जाता है। बिल्कुल। बट आई वुड रेकमेंड सर कि वो 2 घंटा आराम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग। बहुत बढ़िया। प्री देने के बाद नेक्स्ट डे यूपीएससी में बता दूं आप सभी को कि यूपीएससी में ट्रेंड रहता है कि हर बच्चा प्री देने के बाद वो नेक्स्ट डे से पढ़ाई शुरू कर देता है। सीजीपीएससी में ये ट्रेंड थोड़ा सा ख़राब है कि बहुत सारे आप लोग स्कोर के पीछे भागते रहते हैं कि कितने राइट आंसर होंगे, मॉडल आंसर क्या होगा, लाइक दैट। उसमें उलझन बहुत सारे बच्चे बेचारे कोर्ट के चक्कर भी लगाते रहते हैं, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि आज एग्ज़ाम मेरा फिनिश हुआ प्री का, कल से मैंने क्या किया, ये आप बताइए। सर जैसे एग्जाम खत्म हुआ प्री का, सर काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है वो 1-2 महीना। 2 दिन आप ब्रेक लीजिए, 2 दिन कुछ मत सोचो पढ़ाई के बारे में, कट ऑफ के बारे में। 2 दिन आप आराम से कीजिए, और सर कट ऑफ के बारे में मुझे लगता है इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना चाहिए। ठीक कह रहे हैं। अगर आपने पढ़ भी लिया और फेल भी हो गए तो क्या होगा सर, अगली बार तो काम आ ही जाएगा वो बहुत चीज़। बढ़िया। तो आप स्टार्ट कर दीजिए 2 दिन के बाद, कभी ना कभी तो आपको वो पढ़ना ही है चीज़। अब उसको लेट करके कट ऑफ में वीडियोस देख के यूट्यूब पे या 10 साइट खोज के कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, आप खुद ही स्ट्रेस लेंगे अपने आप। आई थिंक सर वो 2 दिन का ब्रेक लेके यू शुड स्टार्ट विद द मेंस। बहुत बढ़िया। एक और जो टाइम लाइन्स की प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि प्री के पहले ही वो तैयारी शुरू करते हैं, तो फिर वो फाइनली फंस जाते हैं कि मेंस उनका प्रिपेयर्ड नहीं होता। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि एक बच्चे को क्या लगता है कि कहाँ से स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करना चाहिए, कि क्या टाइम लाइन उसको मिले, प्री के पहले उसको कितना टाइम मिलना चाहिए? आई थिंक स्टैंडर्ड प्री के लिए डेडिकेटेड 2 महीने रखने चाहिए। उसके पहले आप मेंस पे फोकस रखिए, मेंस को लिखिए, आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। अगर आप 1 साल पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो 1 साल पहले से स्टार्ट करें तो आपके पास एम्पल टाइम है। तो उसमें आप करंट, क्योंकि आप अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो प्री तो आपका ऑलरेडी कवर हो ही चुका है, बहुत बढ़िया, कुछ बाहर से नहीं है। तो आखिरी के 2 महीने सिर्फ प्री को डेडिकेट कीजिए, उसमें जो टेस्ट सीरीज है उसको कीजिए, टाइम मैनेजमेंट को सीखिए कि 2 घंटे के अंदर में वो कैसे कैसे टैकल करना है। जी। तो आई थिंक 2 महीने सब डेडिकेटेड करें तो प्री के लिए काफ़ी है। प्री के इमीडिएट बाद जिन सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी आपने रखी वो क्या थी? लाइक प्री आज दे दिया मैंने, अब कल से कुछ सब्जेक्ट्स उठाने हैं, तो आपका फोकस कैसा था? क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट्स तो हमने प्री में भी पढ़ लिया, अब देन आपकी प्लानिंग क्या थी उसमें? सर आई थिंक सर प्री में जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं वो आप पे कमांड में आ जाते हैं जी, उसको वापस से करने का तो थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं उसके लिए जी जी। तो सर मैंने सबसे पहले प्री खत्म होने के बाद देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंने प्री में नहीं किए हैं जी। तो सर जैसे लैंग्वेज पेपर है वो लैंग्वेज पे मैंने फोकस किया था, उसको ज़्यादा टाइम दिया। फिर ऐसे भी एक नया पेपर है उसको भी टाइम डेडिकेट किया। फिर सर फिलोसॉफी सोशियोलॉजी है जो बाहर का पेपर है, बिल्कुल उसको भी पहले फोकस किया। तो मैंने ये पहले करने का ट्राई किया क्योंकि जो टाइम सब लिमिटेड होता है, 3 महीने के अंदर आपको मेंस भी लिखना है। बिल्कुल। तो पहले आई थिंक जो पेपर आपने प्री में नहीं पढ़े आप पहले उसको कीजिए, उस पर कमांड बना लीजिए और उसके बाद फिर आप प्री वाले जो पेपर जो आपको नॉर्मल जीएस के अंदर आते हैं उसको कवर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये बिल्कुल मैक्सिमम स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी होती है। यदि आप भी एग्ज़ाम देते हैं तो इसी तरह से प्लान कीजिएगा, बिकॉज प्री के लिए आपने 2 महीने पढ़ा, उसके पहले भी आपने पढ़ाई की। अब मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल यूनिक लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पेपर 7, इसको आप प्रायोरिटी में पहले पढ़ लें तो जो 90 दिन का टाइम मिलता है उसमें फिर वो ज़्यादा कवरेज आपको मिल सकता है। इंटरव्यू आपका कैसा रहा और इंटरव्यू के लिए क्या आपने प्रिपेयर किया था और क्वेश्चंस क्या है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर इंटरव्यू के लिए सर मैंने कुछ टॉपर से बात की थी जो पहले वो क्रैक कर चुके हैं एग्जाम। यूट्यूब पे वीडियो देखी थी किस तरीके के क्वेश्चन। सर 2 चीज़ समझ में आ गई थी मुझे कि जो क्वेश्चन आएंगे इंटरव्यू के आपको बायोडाटा से होंगे या करंट अफेयर से होंगे, वो इसके बाहर नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो बायोडाटा के सब जितना मैंने हो सकता था ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि नाम के ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी एनालिसिस कर सकते हो अपने दिमाग से, क्योंकि सर उनके पास जाएगा आपका 2 पेज का फॉर्म। ठीक बात है। उसके बाहर आपको नहीं जानते कि आप कौन हो, आप कब से तैयारी कर रहे हो, तो 2 पेज तो आपके पास भी हैं और आप ही बता रहे हैं उनको कि हम क्या लिखने वाले हैं जी। तो आपके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे सर आपको जानना ही चाहिए वो चीज़। बहुत बढ़िया। तो एक बार एनालिसिस कीजिए कि आप जो जहाँ पे अपना प्लेस ऑफ बर्थ है, वहाँ की स्पेशलिटी क्या क्या है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो ये बायोडाटा वाला पॉइंट्स कवर कर लीजिए। उसके बाद सर करंट अफेयर्स से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि सर इतना करंट अफेयर्स मैंने शायद प्री और मेंस में भी नहीं पढ़ा था।
और उस पर एडिटोरियल पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो उनको वो नहीं जानना है कि करंट क्या है, उनको जानना है आपका ओपिनियन क्या है। बहुत बढ़िया। तो हर एक करंट अफेयर मुद्दे पे अपना ओपिनियन बना लीजिए जी जी कि जो भी सर जैसे अभी तालिबान का इशू था जी जी। या जो कास्ट सेंसस चल रहा है, उस पर आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, कोई फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और उस पर अपना ओपिनियन बना के चलिए पहले से। बहुत बढ़िया। तो बायोडेटा एंड करंट अफेयर्स, इसके बाहर इंटरव्यू नहीं जाएगा। ओके, क्वेश्चंस आपसे क्या क्या हुए और बोर्ड किन का था? सर मेरा सोनवानी सर जी का बोर्ड अच्छा। था, और सर क्वेश्चंस मुझसे ज़्यादातर करंट अफेयर्स पे पूछे गए थे। अच्छा सर जैसे उसी दिन एलन मस्क का जो लॉन्च ओके, हुआ था, तो ओके। पहला क्वेश्चन सब मुझसे यही था हाँ। कि स्पेस ट्रैवल के बारे में क्या जानते हो। बहुत बढ़िया। और सर बोले भी थे कि आप जाएंगे स्पेस ट्रैवल करने को, तो मैंने हाँ सर बिल्कुल जाऊंगा। और सर फिर एक गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन हुए थे, ओके। कि किसी भी एक स्कीम के बारे में डिटेल में बताइए। फिर सर तालिबान के ऊपर क्वेश्चन हुआ था, ओके। उस पर अपना ओपिनियन क्या था, यूएस की स्ट्रैटेजी क्यों फेल हुई, ओके। उस पर क्वेश्चन किया गया था। और सर एक हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन हुए थे मुझसे। अच्छा। एंशिएंट हिस्ट्री और ओके। मिडाइवल हिस्ट्री, वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे थे, और वो ज़्यादा फैक्चुअल था, बट बिकॉज वो मेंस और प्री के लिए अच्छे से पढ़ा था, तो सर वो बेसिक वहाँ से कवर हो गया। ज़्यादातर स्टूडेंट से इस बार उन्होंने पूछा जी, है जी, एंशिएंट और मिडिवल के हिस्ट्री के क्वेश्चन। वो एकदम सब बुकिश फैक्चुअल हाँ, क्वेश्चन थे बिल्कुल एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। बट बिकॉज वो आपने अच्छे से अगर प्री और मेंस किया है तो वो वहाँ टैकल हो गए थे। बट सर आई थिंक 10 में से 7 क्वेश्चन तो सर वो अगर अंदाजा लें तो सर वो करंट अफेयर्स वाले या बायोडेटा से लिंक थे। बहुत बढ़िया। जो कि मैं पहले से समझ गया था कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सर आई थिंक वो प्रिपेयर किया जा सकता है, और इंटरव्यू में सर थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम होकर आराम से आंसर दीजिएगा तो। बहुत बढ़िया। कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जिस पर आपको मना करना पड़ा, सर सॉरी सर ये क्वेश्चन नहीं बनता है? सर एक्चुअली सर एक सर थे, वो मेरे से प्लांट्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा, स्पेसिफिकली कोई रीज़न प्लांट्स के बारे में पूछें? सर आई डोंट थिंक सर, क्योंकि सर मैंने तो जो अपना दिया था व्यक्तिगत विवरण, उसमें तो सर प्लांट्स के बारे में कहीं नहीं था। नहीं था, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं रहता है। तो एक दो क्वेश्चन उन्होंने स्पेसिफिक प्लांट्स के ऊपर पूछे थे। ओके। तो मैंने सॉरी बोल के उसमें मैंने सर एक दो क्वेश्चन आए, उसके बाद मैंने खुद से बोल दिया सॉरी सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ओके तो ओके। सर उन्होंने फिर वो टॉपिक चेंज कर दिया। आपका मीडियम इंग्लिश रहा है, लेकिन हिंदी में इंटरव्यू देना पड़ा होगा, या इसी तरह से इंग्लिश का माहौल रहा होगा? कुछ जगह पर ऐसा हुआ कि उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्सेशन किया, फुल्ली क्वेश्चन इंग्लिश में रहा, ऐसा हुआ? नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, हिंदी में ही। हाँ मिक्स चल रहा था। ओके ओके। दोस्तों देखिए, डिपेंड करता है, यूपीएससी में थोड़ी शर्त होती है कि आपको लैंग्वेज डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आप इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं। पहले यूपीएससी में पुरानी शर्त थी कि आप यदि आपने रिटर्न इंग्लिश में लिखा है दिया है तो इंटरव्यू में भी इंग्लिश में भी देना पड़ता था, बट चूँकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया कि लैंग्वेज बोलने के लिए कुछ और हो सकती है, लिखने के लिए कुछ और, तो वहाँ पर अब फ्रीडम है कि आपको बट बताना पड़ता है। बट सीजीपीएससी में कोई कंडीशन नहीं है कि आपको लैंग्वेज चुनना पड़ेगा, रैंडमली वो स्टार्ट करते हैं। यदि वो इंग्लिश में बोलते हैं तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, अदरवाइज़ मोस्टली जो बातचीत होती है आपकी हिंदी में बात होती है। हालांकि अमन का अपना जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम का रहा है, और इन्होंने मेंस इंग्लिश मीडियम में ही दिया है। इंग्लिश मीडियम को लेकर एक मिथ है कि छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी इंग्लिश में नहीं हो सकती। पाथ आईएएस एकेडमी 2012 से है यहाँ रायपुर में, हमने इंग्लिश मीडियम से ही स्टार्ट लिया था, और आज इंग्लिश मीडियम तो खैर एक बड़ा मार्केट है, बट हिंदी मीडियम के बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं। बट कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि पता नहीं इंग्लिश में कंटेंट होगा या नहीं, या हिंदी में हम पास कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में क्या कहना? आई थिंक लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता है, बट यू राइट इज मोर इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ विच लैंग्वेज यू आर यूजिंग। ओके। तो लैंग्वेज इतना ज़्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी को फॉलो कीजिए। ये मत देखिए कि इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा, वो एनालिसिस मत कीजिए। जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता है आप बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, कि आपको वहाँ जाके सर कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। ठीक बात है। तो अगर आप जैसे सर सांप्रदायिकता या सब भारी भारी वर्ड होते हैं, वो आपको लगता है आपको हिंदी अच्छे से आती है, लेकिन सर वो आप नहीं लिखेंगे तो चेकर वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो जिसमें आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, चूज दैट लैंग्वेज। और लैंग्वेज इतना बड़ा मैटर नहीं होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं। दोस्तों हमने पहले भी बात की है कि लैंग्वेज इज़ बेसिकली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे शब्दों के साथ पहुंचना। छत्तीसगढ़ में एक थोड़ा सा चैलेंज ये है कि हिंदी भी कई जगह बच्चों की शुद्ध नहीं है, तो वो चैलेंज का एक बड़ा कारण है, एग्ज़ाम में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा, यदि आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश मीडियम में लिखने की हिम्मत रखते हैं तो गो फॉर इंग्लिश मीडियम।
उसमें आपको मदद मिलेगी, बिकॉज आप हिंदी में उतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे अभी बात हुई सांप्रदायिकता, आप ज़्यादातर बातचीत करते वक्त पराकाष्ठा, सांप्रदायिकता, है ना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट एग्ज़ाम में आपसे थोड़ी भी एक्सपेक्टेशन है तो आप उसको परफॉर्म नहीं करते। बट इंग्लिश में आप इन जनरल इन सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिकॉज उनके लिए और कोई शब्द नहीं है वहाँ पर, और हिंदी में कई सारे शब्द हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज मैंने देखा है लैंग्वेज को लेकर। एनीवेज, इसके अलावा कोई ऐसी प्लानिंग, अब तो चूँकि आपको डीएसपी मिल गया है, अब आगे यूपीएससी प्रिपेयर करना है फाइनली और देना आगे? सर एक इंटरेस्ट तो है यूपीएससी के लिए अभी भी, तो जितना टाइम मिलेगा, जितना सर्विस को, सर पहले मैं सर्विस पे फोकस रखूंगा, अपनी ड्यूटी पे फोकस रखूंगा। उसके अलावा सर जितना टाइम मिलता है आई विल डेडिकेट इट टू यूपीएससी। और डीसी के लिए भी एक बार ट्राई करेंगे, डिप्टी कलेक्टर के लिए? सर अभी ये वाला मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है। अच्छा, वो आने वाला है, तो सर आई थिंक अगर उसमें अगर हो जाता है तो ठीक है, बट सर मैं फिर सीजीपीएससी ट्राई नहीं करूंगा, मैं विल गो फॉर यूपीएससी। दोस्तों देखिए, स्ट्रैटेजी आपकी अपनी अपनी होती है। चूँकि अमन पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो इसलिए वो ट्राई करना चाह रहे हैं, और दैट डिपेंड्स कि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या है। अमन, इसके अलावा अक्सर मैं सारे स्टूडेंट से, पास हुए छात्रों से ये सवाल करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, स्कोप है कि हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया कि हाँ, मैं ऑफिसर बन गया तो आई डू दिस और आई फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम, तो ऐसा कुछ है आपके दिमाग में कि मुझे एजुकेशन या एनवायरनमेंट, कोई एक टारगेट लेकर चल रहे हैं? सर क्योंकि मैं बैकग्राउंड सीए बैकग्राउंड से हूँ, इकोनॉमिक्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो आई थिंक सर मैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट उसी सेक्टर में कर पाऊंगा। तो सर जहाँ मुझे लगता है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती है, बिकॉज सर अगर इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके सरकार के पास पैसा है तो वो सरकार कहीं भी स्पेंड कर सकती है। बहुत बढ़िया। यूएसए सर सुपर पावर इसलिए बना क्योंकि वो एक पैसे का, उसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। ठीक कह रहे हैं। तो सर मैं ये कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा कि उस समय मुझे लगता है जहाँ जहाँ इकोनॉमिक्स को बेनिफिट कर सकते हैं तो सर मेरा फोकस वहाँ ज़्यादा रहेगा। ओके। और उसके अलावा सर सोशल सेक्टर को भी ध्यान रखूँगा। बहुत बढ़िया। पाथ के साथ जर्नी कैसी रही, पाथ में कैसे आए आप? सर पाथ के लिए सर सबसे पहले मैंने यूपीएससी 2019 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ओके बहुत बढ़िया। सर वहाँ मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैं कांस्टेंट टच में था और आपके यहाँ से भी सर फीडबैक आते रहता था। बहुत बढ़िया। उसके बाद से जब मैंने सीजीपीएससी के लिए भी मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी 2020 वाली, तो सर मैंने यहीं पे एनरोल किया था मेंस टेस्ट सीरीज के लिए। इसी क्लासरूम के अंदर से मैंने टेस्ट भी लिखे। बहुत बढ़िया। सीजीपीएससी मेंस के लिए। और सर जब इंटरव्यू का कॉल भी आया तो सर सबसे पहले मुझे लगा कि मॉक्स के लिए भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो सर पाथ है इसको सर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो तीनों स्टेजेस में मेरी कहीं ना कहीं हेल्प हुई है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। टेस्ट सीरीज़ का कैसा, आपका अपना अप्रोच कैसा था? हमने तो एक टाइम शेड्यूल दिया था, टाइम टेबल दिया था, आपको वो कंफर्ट था टाइम टेबल की कुछ और उसमें आपको लगा कि नहीं ये ऐसा और होता तो और अच्छी मदद मिलती? क्योंकि एक साइंटिफिक उसका डिज़ाइन तो रेडी किया था हमने, और इवन दो उसमें लगा कि वो ठीक है, वो कंफर्ट जोन था आपका? सर मुझे ठीक लगा क्योंकि हर जैसे एक टाइम पे आके फिर हर 2-3 दिन में एक टेस्ट होता था, वो आई थिंक सफिशिएंट टाइम होता है क्योंकि ज़्यादा गैप होना भी अच्छा नहीं है और डेली टेस्ट देना भी ठीक नहीं रहता। वो थोड़ा सा फटीग हो जाता है सर उसमें लिखते लिखते। तो सर जो आपके साइंटिफिक तरीके से जो 2-3 दिन के बीच में गैप होता था वो सफिशिएंट टाइम मिलता था रिविजन करने के लिए भी और लिखने के लिए भी। और जो आखिरी में से राउंड होते थे, राउंड 5 होता था, जो डेली के 2 टेस्ट होते थे एकदम जो आपको बिल्कुल टाइम लिमिट वैसे ही ओरिजिनल वाला, बिल्कुल वहाँ से आप एकदम मॉक उसको करते हैं। तो सर आई थिंक बेस्ट था उसको। मॉडल आंसर से कुछ हेल्प मिली? लाइक हालांकि मैं मॉडल आंसर पर बहुत ज़्यादा भरोसा मैं नहीं करता, बट स्टूडेंट्स की डिमांड होती है तो हम देते ही हैं साथ में कि मॉडल आंसर, उससे कुछ आपको हेल्प मिली मॉडल आंसर जो मिल रहे थे? सर मैं मॉडल आंसर को पढ़ के एनालाइज करता था कि मेरे आंसर्स में कहाँ कमी आ रही है जी। मुझे अगर एक भी पॉइंट अच्छा लगता था कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा है और अच्छा पॉइंट है, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेता था अपने। तो सर कई बार मॉडल आंसर से मैंने कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स में डाल लिया था। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये हमारी बातचीत का सार है, और सीखना तो एवरीडे है और पर डे हम सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। और अमन भी एक दिन में 1 नाइट ऑफिसर नहीं बन गए हैं, एक लंबी मेहनत है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, आपको ये देखना है कि आपकी अपनी कैपेसिटी है। हो सकता है अमन को 10 आवर्स में कोई चीज़ समझ में आई हो, आपको 5 आवर्स में समझ में आ जाए, बट दैट डजंट मीन कि आप 10 आवर्स ही पढ़ेंगे तब। और अगेन एक और भी चीज़ है कि सक्सेस का कोई एक मॉडल नहीं हो सकता, आपको ये देखना है कि आपकी अपनी कैपेसिटीज़ क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मॉडल डिवाइस कीजिए। सो अमन, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, कोई मूल मंत्र जैसी कोई चीज़?
सर आई थिंक सिविल सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट माइंड होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको एवरेज पढ़ाई करनी है और सिलेबस के लिमिटेड रह के उसका बार बार रिवीजन करना है। और आई थिंक सर जो सिविल सर्विसेज का सर जो ब्रह्मास्त्र है वो कंसिस्टेंसी ही है और पेशेंस रखना है आपको। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता है सर, एक अगले साल फिर से अटैम्प्ट आ जाएगा, आप लगातार बने रहिए। और सर मैं यूपीएससी जो 2019 के 3rd रैंक के टॉपर थे सर, जो जुनैद अहमद, उनको सर मैं काफ़ी फॉलो करता रहता था क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी फेलियर देखा था। तो सर मैं भी जब फेल हुआ तो मैंने उन्हीं को देख के आइडियलाइज़ किया था। तो आप लगे रहिए और निकल जाएगा, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलिए और बस रिलैक्स होके पढ़िए। बहुत बढ़िया। और एक कोई हॉबी को ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि वो काफ़ी आपको स्ट्रेस रिलीज़ करेगा। जैसे मैं क्रिकेट काफ़ी खेलता था, किसी का म्यूज़िक हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको ज़रूर एक पार्ट बना लीजिए कि हफ्ते में मुझे एक बार तो ये करना ही है। वो हफ्ते का पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा आपका और आप मंडे को एक फ्रेश बिगिनिंग करेंगे। बहुत बढ़िया। सो आपकी हॉबी पर भी कोई सवाल हुए थे क्या इंटरव्यू में? नहीं, ज़्यादा नहीं हुए। सब प्रिपेयर मैं नहीं किया था लेकिन क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों अगेन हम कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं अमन को और ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप किसी दिन हम फिर यहाँ पर आईएएस बनकर आ पाएँ और देन हम इंटरव्यू करें तो उसका अलग ही मज़ा होगा। तो रायपुर से हैं आप अमन, और डेफिनेटली धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में रूरल एरिया से या शहरों से प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं जो यूपीएससी करना चाहते हैं। और सिंधी समुदाय से मैं लंबा समय से मेरा जुड़ाव रहा है, तो मैं भी गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि हर समुदाय के लोग, अक्सर होता है कि एक टैग लग जाता है ये बिज़नेस कम्युनिटी है, ये गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, ये लोग केवल किसानी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो नई जनरेशन आ रही है वो हर तरह के प्रयोग करना चाहते हैं और न सिर्फ पुरुष वर्ग बल्कि महिला वर्ग भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं दोस्तों समाज समुदाय के लिए। तो अगेन अमन, बहुत बहुत थैंक्स यहाँ आने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। थैंक यू।